हेलो, मैं हेमलता कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज कश्मीर। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के लोगों की ये विशेषता है कि वे अपनी समस्या को संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव ये समझ लेते हैं कि वो सही हैं। अगर हम बात करें अमेरिकन इंडियंस की, तो उनके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। ये आगत श्रेणियों के हैं, अर्थात जो वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, और उनकी विशाल संख्या यूरोप से आई थी। और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय वे अब भी उस पुराने महाद्वीप से घृणा और प्रेम करते हैं जिससे कि वे नाता तोड़ चुके हैं। यूरोप न केवल उनकी सभ्यता की मातृभूमि है, वरन उनके अनुयायियों का लगभग आधा भाग बसता भी वही है। जब कभी भी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब कभी भी यूरोप पर संकट आता है तो अमेरिका में भी बाहरी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी पश्चिम की ओर मुँह करके जन्म लेते हैं। बात करते हैं अमेरिकी विदेश नीति की। तो अमेरिकी जो विदेश नीति है उसके कुछ आधारभूत तत्व हैं, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की तरह ही वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य हित आदि पर आधारित होती हैं। और इसके निर्माण के इस प्रकार तत्व हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति। एक फ्रेंच राष्ट्रदूत ने कहा था कि यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं, और पूर्व एवं पश्चिम में मछलियाँ। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है ना? जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हैं, और इसी कारण से अमेरिका की जो विश्व में वाणिज्य और व्यापार में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से प्रगति हुई है, और उनकी आधारभूत नीतियों के कारण ही भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। यहाँ की जलवायु, पहाड़, नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंची है। दूसरा है प्राकृतिक साधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है, तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है, क्योंकि खाद्य उत्पादन की जो कभी गृह समस्या थी, आज अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इसी प्रकार से सुरक्षात्मक शक्ति, निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों, ऊंची आशाओं पर आधारित होती हैं, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती हैं। अमेरिका के लोगों का विचार है कि अमेरिकी विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट है मानवीय स्रोत। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता की महत्वपूर्ण हाथ है। इसी प्रकार से गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका की जो विदेश नीति है उस पर गृह नीति और दबाव गुटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए इन दबाव गुटों की अवहेलना करना असंभव हो जाता है। जैसे अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसी प्रकार धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं और दूसरे सामाजिक संगठन भी अपनी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और अमेरिका की जो कार्यकारिणी है उसको इसके समक्ष झुकना पड़ता है। संवैधानिक बंधन भी यहाँ की मूल आधारभूत नीति है।
जनतंत्रात्मक और संघात्मक ढांचा होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संगठनों का सामना करना पड़ता है। जैसे संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। इसी प्रकार दलगत सहयोग भी होता है। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है, जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत है, अर्थात दोनों अपोजिट पार्टी के होते हैं और इस प्रकार से उनके जो बीच मतभेद होते हैं वो विदेश नीति पर अपना प्रभाव डालते हैं। हम बात करते हैं विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं, अपने हित होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं और जब विदेश नीति का निर्माण किया जाता है तो हर राष्ट्र अपने इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपनी विदेश नीति को बनाता है। चाहे वह अन्य देशों से कुछ भी कहे, चाहे वह कितनी भी नैतिकता की बात करे, लेकिन हर देश का अपना अंतिम जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। तो इसी प्रकार से अमेरिका का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। जैसा कि हर राष्ट्र सबसे पहले अपने राष्ट्र की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देता। इसी कारण अमेरिका यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जो शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित रहे हैं ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध क्या स्थापित किया जा सके, शक्ति संतुलन। क्योंकि बैलेंस पावर भी एक महत्वपूर्ण तत्व होती है और विश्व में जो अगर शक्ति संतुलन नहीं होगा तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से जनतंत्र की रक्षा, अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, जिनमें मुख्य थी पहली भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। तो यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि समस्त देशों में इन स्वतंत्रताओं को अपनाया जाए और इनको अपनाने के कारण ही जो विश्व है वो शांति और सद्भाव का प्रतीक बन सकता है और भय और अभाव से स्वतंत्र हो सकता है। साम्यवाद का विरोध, हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 गोलार्धों में बटा था, 2 भागों में बटा था, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए एक संकल्प ले रखा था। अगर हम चेस्टर बॉल्स के शब्दों में कहें तो युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शांति की स्थितियां उत्पन्न करके रोक के रखने की रही। अगर उस अमेरिका की यह नीति नहीं होती तो जैसा कि अमेरिका का भय था या अमेरिका को जो आशंका थी कि जो अमेरिका का जहाँ झंडा है वहाँ पर लाल झंडा फहर रहा होता, तो इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघन डालने का निश्चय किया और जब ये ऐसा किया गया तो और भी ज़्यादा विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार से तनाव कम करना, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, सॉल्ट प्रथम और सेकंड INF संधि, स्टार्ट संधि पर दोनों महाशक्तियों द्वारा
हस्ताक्षर किया जाना इस विचार को और ज़्यादा पुष्ट करता है कि अमेरिका सोवियत संघ और रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है। इसी प्रकार विश्व शांति, जैसा कि डलेस ने 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य यूएनओ के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, सोवियत संघ के अवसान और सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। क्या ऐसी विश्व व्यवस्था थी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, अर्थात पूरा विश्व एक ध्रुवीय होगा। दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और यूएनओ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। आज अगर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें तो यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है। यह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति नहीं है, वरन आर्थिक क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका में उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से होता है। अमेरिका की भूख इतनी अधिक है कि विश्व के अधिकतर देश अपने निर्यातों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट, तकनीकी आविष्कार, वहाँ की पूंजी बाजार में आई तेजी है। विश्व की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ रही है। डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। ये जो भी संस्थाएं हैं, विश्व यूएनओ की जो भी अधिकांश संस्थाएं हैं वो अमेरिका के इशारे पर कार्य करती हैं, यूएनओ के इशारे पर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो ऐसी वित्त संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में। इसी प्रकार से आतंकवाद का उन्मूलन, जो कि 11 सितंबर 2001 से पहले भी विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए वक्तव्य देता रहा था, और भारत जैसे देशों में आतंकवाद निर्दोष लोगों की देह तक को झुलसाता रहा, और अमेरिका साथ शाब्दिक जो संवेदना थी उसको प्रकट करके अलग खड़ा होता रहा। भारत द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बावजूद पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने को अमेरिका तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब 11 सितंबर 2001 में विश्व व्यापार केंद्र पेटांगन पर हमला हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई है, ये सदम युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है। धन्यवाद।